मेरा नाम है मेहरुन्निसा। बाप के पाप की सज़ा। जब मैंने उसे अपने बाल खींचते, अपने मुंह को नोचते देखा तो मैं खुद ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। और जब मुझे होश आया तो मैं डॉक्टरों से घिरी हुई थी और मुझे सब पूछ रहे थे, डॉक्टर आयशा, आखिर आपको क्या हो गया था? आप तो जेल में उस पेशेंट को देखने गई थी। मेरा नाम आयशा है और ये मेरी कहानी है। मैं जब 10 साल की थी तो मैं, मेरी माँ और मेरे पापा के साथ दिल्ली पहाड़गंज में रहती थी। मैं उस वक़्त कक्षा 8 में पढ़ती थी। मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी और मैं स्कूल में हर काम में फर्स्ट आती थी। जब भी मैं स्कूल से कुछ भी जीत कर या कोई भी टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आती, चाहे जितना अच्छा काम कर लेती, मेरे पापा मुझसे कभी खुश नहीं रहते। मैंने उनको बचपन से ही ऐसा देखा था कि वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते मुझ में। मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मैं कौन सी क्लास में हूँ और कितने नंबरों से पास हुई हूँ। कक्षा 8 तक आते आते तो मेरी आदत हो गई थी पापा की इस बेरुखी की। लेकिन जब भी मैं माँ से पूछती तो माँ कहती, ऑफिस के कामों की वजह से वैसे ही बहुत परेशान रहते हैं, मगर तुमसे प्यार बहुत करते हैं। मैं भी तो माँ की वो बात सुनकर खुश हो जाती थी और अपनी पढ़ाई खेल कूद में मस्त रहती थी। एक दिन पापा ऑफिस से घर आए तो मैं उस वक्त अपने कमरे में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। तभी मुझे पापा की ज़ोर ज़ोर से डांटने की आवाज़ आ रही थी, तुम्हें ज़रा भी अकल नहीं है? शक्ल अच्छी नहीं, पढ़ी लिखी नहीं, कम से कम काम जो कर रही हो वो तो अच्छी तरह से कर लिया करो। वो ऐसा मेरी माँ को कह रहे थे। ये कोई नई बात नहीं थी, वो तो हर छोटी बात पे मेरी माँ को इसी तरह जलील करते थे। लेकिन उस दिन वो बहुत चिल्ला रहे थे। फिर थोड़ी देर में थप्पड़ों की आवाज़ आने लगी। उस दिन मैं बहुत डर गई। मैं अपने कमरे में डर के मारे अलमारी के पीछे छुप गई। जब रात हुई तब मेरी माँ मुझे ढूंढने आई। मैं डरी सहमी थी, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़ में मेरी माँ थी। मेरी माँ का एक हाथ टूट गया था और आंखें मार की वजह से सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे खून ही निकल जाएगा मेरी माँ की आंखों से। मेरी माँ से बोला भी नहीं जा रहा था। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और सरसराती हुई आवाज़ में बोली, चल बेटा, हमें मामा के घर जाना होगा। उसके हाथों में मेरे कुछ कपड़े थे और कुछ नहीं। जब हम मामा के यहाँ पहुँचे तो मामा ने माँ की हालत देखते ही बोला, चलो हम पुलिस के पास जाएंगे। तब मेरी माँ ने मामा का हाथ पकड़कर बोली, वो फिर बच्ची का खर्चा नहीं देगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं भी माँ को देख देख कर रोती। जितना मेरी माँ रोती उतना ही मैं रोती। फिर मेरी माँ मेरे आंसू पोंछ कर कहती, तुम खूब पढ़ना, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम पढ़ना, बस चाहे मैं रहूं या ना रहूं, बस तुम पढ़ना। ये कहकर मेरी माँ मुझे सीने से लगाकर रोने लगी। मामा के घर एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन न पापा आए और ना हम गए। फिर 2-3 हफ्ते बाद मेरे मामा ने मेरा स्कूल बदल दिया। मैंने पूछा तो मामा ने कहा, ये स्कूल ज़्यादा अच्छा है। मेरे मामा एक दवा की दुकान चलाते थे। अब मैं मामा के घर के पास वाले स्कूल में जाने लगी। एक दिन मैंने मामा और माँ को बात करते सुना कि वो तलाक के बाद कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा और ना ही तुमको पैसे देगा। हमें मामा के घर रहते अब 2 महीने हो गए थे। मेरी मामी अच्छी थी, लेकिन अब उन्हें हम लोगों से परेशानी हो रही थी। एक दिन सुबह माँ कहीं जाने को तैयार हो रही थी। तभी मैंने पूछा, माँ क्या हम अपने घर जा रहे हैं? तभी मामी ने ज़ोर ज़ोर से बोला, अब तुम्हारा कोई घर नहीं है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को तलाक दे दिया है। अब तुम लोग यहीं मेरी छाती पर बैठे रहोगे ज़िंदगी भर। ऐसा कहते हुए मामी अपने कमरे में चले गए। माँ की आंखें डबडबाई हुई थी। मामा कुछ बोले नहीं। फिर मामा और माँ ने मुझे स्कूल छोड़ा और बोली, बेटा आज मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी के लिए पैसे लेने जा रही हूँ। वो दे देंगे तो हम नए घर में चलेंगे, तब वो हमारा अपना घर होगा। मेरी माँ ने मुझे माथे पर चूमा और
चली गई। मामा के साथ जब शाम को माँ घर आई तो बेसुध थी और उसकी आंखें बस झरने की तरह बहे जा रही थी। उसे देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। फिर मामी बोली, अरे क्या हुआ, वो पैसे देगा कि नहीं देगा? तो मामा ने कहा वो कुछ भी नहीं देगा। उसने आपा पे इल्ज़ाम लगाया है कि आपा का कहीं मर्दों के साथ रिश्ता है और वो ये साबित कर देगा। लेकिन मैंने तो माँ को कभी नहीं देखा था किसी गैर मर्द से बात करते हुए। पापा ने आखिर ऐसा क्यों कहा होगा? अभी मैं ये सोच ही रही थी, तभी मामी ज़ोर ज़ोर से मेरे माँ को उल्टा सुल्टा बोलने लगी। मेरी माँ रोते हुए दूसरे कमरे में चली गई। मैं माँ के पास गई तो माँ रोए जा रही थी, मैं भी रोए जा रही थी। उस दिन मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगाकर बोली, मुझसे वादा करो कि तुम खूब पढ़ोगी। मैं भी रोते रोते माँ के गले चिपटी रही और सो गई। जब सुबह उठी तो मेरी माँ मेरे पास नहीं थी। मैं उठकर माँ को ढूंढने लगी तो मुझे घर में माँ तो क्या, मामा मामी कोई नहीं मिला। मैं दरवाजे पर बैठकर रो रही थी, तभी मेरे मामा आए और मुझे गले से लगाकर मेरे मामा बहुत रोए। मेरी मामी भी आ गई थी, लेकिन मेरी माँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उस दिन मेरी मामी भी मुझे प्यार कर रही थी। दोपहर हो गया था तब एक एम्बुलेंस घर आया। उसमें कुछ लोगों ने एक लाश निकाली और घर में लेकर घुस गए। जब मैंने लाश को देखा तो वो मेरी माँ की थी। मेरी माँ अब मेरे साथ नहीं थी। मेरी माँ ने अपनी जान ले ली थी क्योंकि पापा और मामी की बातों को वो सह नहीं पाई थी। अब मैं बिल्कुल अनाथ हो चुकी थी। पापा तो पहले ही मुझे पसंद नहीं करते थे। माँ के रहते वो एक बार भी नहीं आए थे, तो उनके जाने के बाद क्या आते। मैं कई हफ्तों तक माँ की याद में बीमार रही। उस वक्त मामी ने मुझे बहुत प्यार और दुलार दिया। माँ को गए कई महीने बीत गए थे, पर पापा मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे माँ की बहुत याद आती। सबसे ज़्यादा मुझे उनसे किया वादा याद आता कि वो रहे ना रहे, मुझे खूब पढ़ना है। उस वजह से मैं दिन रात बस पढ़ती रहती। जब माँ को गए 2 साल गुजर गए थे तो मेरी मामी को मैं फिर से खटकने लगी थी। मेरा कोई काम उन्हें अच्छा ही नहीं लगता था और छोटी छोटी बात पर वो मुझ पर बिगड़ जाती और मेरी माँ का ताना मुझे मारती। कहती, तेरे बाप ने तेरी माँ को इसीलिए छोड़ा क्योंकि उसने तुझे जन्म दिया था। तू कलमुही है। तेरी जगह बेटा होता तो तेरा बाप तेरी माँ को नहीं छोड़ता। उस दिन मेरे मामा ने इस बात पर मेरी मामी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और मुझे कहने लगे, तुम सामान पैक कर लो। मैंने सामान पैक कर लिया और मेरे मामा ने मुझे एक अनाथालय ले गए। मुझे वहाँ छोड़ते हुए बोले, मैं तुमको यहाँ छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूँ या तुम बोझ हो मेरे लिए। बस मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। तुम घर पर नहीं पढ़ पाओगी। तुम्हारी मामी तुम्हें वहाँ चैन से नहीं रहने देगी। मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा और तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा भी मैं ही उठाऊँगा। तुम बस माँ की बात याद रखना, खूब पढ़ना। मैं मामा की आंखों में माँ का प्यार देख पा रही थी, उनकी परेशानी को भी समझ रही थी। इसीलिए मैं वहाँ रहने को तैयार हो गई। सोचती, कितनी बुरी किस्मत है मेरी कि मैं किसी को नहीं चाहिए। ये सोचकर मैं रोती, पर फिर खुद ही चुप हो जाती। वहाँ मुझसे भी बदकिस्मत लड़कियाँ थीं। उनका दुख सुनकर मैं अपना दुख थोड़ी देर के लिए भूल जाती और सोचती कि जब किसी को बेटी नहीं चाहिए तो ऊपर वाला हमें पैदा ही क्यों करता है। अब अनाथालय में मुझे रहते रहते 7 साल हो गए थे। यहाँ जितना भी बुरा मेरे साथ हुआ था वो तो मैं बता भी नहीं सकती। बस मैं एक ही बात सोचती कि मेरी माँ के मरने से ज़्यादा बुरा कुछ भी नहीं, और मैं अपने पढ़ने में लग जाती। शुरू में मामा हर हफ्ते आते थे, पर 1 साल गुजर जाने के बाद मामा 6 महीने पर आने लगे। फिर मैंने उनका इंतज़ार छोड़कर
मैंने इतनी जी जान से पढ़ाई की कि मैं आज एक मनोचिकित्सक हूँ। सरकारी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ। जिस सीनियर डॉक्टर के पास कर रही हूँ, उन्हीं को आज जेल में एक कैदी की मनोदशा देखने जाना था, लेकिन वो एक इमरजेंसी की वजह से नहीं जा पाई, तो उनकी जगह मुझे जाना पड़ा। मुझे बताया गया था कि वो कैदी 2 कत्ल करके पागल होने की एक्टिंग कर रहा है या सच में पागल हो गया है। यही चेक करना था मुझे। लेकिन कैदी को देखते ही मेरे होश उड़ गए। वो कैदी कोई और नहीं, मेरे पापा थे। लेकिन वो इस हाल में पहुँचे कैसे, अब मुझे यही पता लगाना था। जब मैंने मामा को फ़ोन किया और उनको सारी बात बताई, तब मेरे मामा ने बताया कि उन्होंने बेटे की चाह में दूसरी शादी की थी, लेकिन उनको उससे 4 बेटियां हो गई थीं। पापा मेरी माँ वाला हाल करने वाले थे, लेकिन वो लोग खतरनाक लोग थे। उल्टा पापा को ही वो लोग सड़क पर ले आए, सारी प्रॉपर्टी भी ले ली उनसे और नौकरी से भी निकलवा दिया। इसी गुस्से में ये अपना आपा खो बैठे और जाकर उस औरत को और उसके भाई को, दोनों को मार डाला। और अब ये अपना दिमागी हालत भी खो चुके हैं। अपने बाल नोचते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं और कभी अपना सर दीवार पे दे मारते हैं। शायद पागल हो गए हैं। शायद ये सज़ा उन्हें किसी मासूम को सताने के मिली। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। खैर, जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।